टिश्यू सिस्टम इधर बता देते हैं, ठीक है, 3 हो गए, फिर से बता दीजिए। पहला जैसे टीएस काटा, ये हो जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, और ऐसे हम किसी को काट के देखेंगे तो लंबवत काट या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। पहला है एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड, और थर्ड आपका हो गया वेस्कुलर। इसके नीचे वेस्कुलर, ये टिश्यू सिस्टम भी कर लीजिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इधर ये नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको हटा दे, इधर हो गया। देखिए अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि जब हम ये बना होगा आरना क्लियर, ये देखो बेटा, ये सबसे बाहर के लेयर है, ये एपिडर्मल, ये बीच का इतना पोर्शन ये आपका ग्राउंड टिश्यू, और जो सेंटर वाला पार्ट बनाया है ये वेस्कुलर। नाम देख लेते हैं, से बाहर की परत होती है, ठीक, जो पेरेंकाइमा की बनी होती है। पत्ती को अगर हम देखते हैं, पूरी एपिडर्मिस बंद होती है आपकी जड़ और तने में, लेकिन पत्ती में कहीं कहीं एपिडर्मिस की परत खुली रह जाती है। वो कौन सी होते हैं, स्टोमेटा, रंध्र। तीसरा आपके इसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उभार होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक आपके हो गए ट्राइकोन्स और दूसरे हो गए हेयर्स। दूसरे हो गए हेयर्स, ठीक है। ये सारे जितने भी हेयर्स हैं, ट्राइकोम है, स्टोमेटा है, एपिडर्मिस है, ये सारे आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएंगे। नेक्स्ट आ गया आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये बीच वाला पोर्शन, उसमें इसमें डायग्राम में अभी बहुत कोशिकाएं नहीं बनी है, लेकिन रियल में बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती है। कौन कौन सी, नाम याद करिए, लिख भी लीजिए कॉपी में। पहला हाइपोडर्मिस, रेस, कैम्बियम होता है मुख्यतः और इसकी वजह से मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या चीज
वेस्कुलर कैनियम, और कैम्बियन रिंग। इसी में आप हार्डवुड और वुड जितना भी एनाटॉमी आता है पूरा मोटा दिया, इतनी पढ़नी है। और एक आप रह जाते स्प्रिंग, तो पूरा एनाटॉमी में इतना आपको पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते नहीं होते हैं, जो अगर ये होता है और एक माइक्रोस्कोपिक, बताओ कौन, जल्दी बोलिए। एलपी करो, ठीक है। पोजीशन के आधार पर, इनके फंक्शन के आधार पर, इनकी ओरिजिन के आधार पर इनका बंटवारा होता है। तो मेरिस्टेमेटिक पढ़ लेते हैं। बताओ मेरिस्टेमेटिक ऊतक या विभिज्य ऊतक के बारे में लक्षण बताइए कोई भी बच्चा है। दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। देखिए मेरिस्टम, इस वर्ड का मतलब ही है डिवीजन। वो कोशिकाएं जो लगातार विभाजन करने की क्षमता रखती हैं, कभी नहीं रुकती हैं, हमेशा डिवाइड होती रहती हैं। क्योंकि पौधे की ग्रोथ ले लीजिए तो क्या होती है, हमेशा लंबाई में, जड़ होगी तो नीचे गहराई में हमेशा डिवाइड होती रहेगी। सीजन टू सीजन अलग हो जाएगा कि अच्छा उसको भोजन पानी सब कुछ मिला तो ज्यादा डिवाइड हो गई, मोटी हो गई, है ना, और नहीं मिला तो वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती है। इस तरीके से शूट में, यानी कि आपको शूट एपेक्स होगा ऊपर, जैसे ये जड़ हो गई यहां पर, और ऊपर दोनों जगह आपके मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, लंबाई में हमेशा निरंतर वृद्धि करते रहेंगे। मेरिस्टेम का मतलब ही हो जाता है डिवीजन। और किसने बताया था, नागेली ने, उन्होंने मेरिस्टेम के बारे में बताया था। और एक बात, कोई लगातार विभाजन, कौन
बढ़ रही होगी, ये माइटोटिक डिवीजन की मियोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में एन की कोशिका एन में बदलती है, जबकि मियोसिस में क्या हो जाता है 2n से n। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद लगातार डिवीजन कर रही है तो आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव। सबसे ज्यादा पूरे हिस्सा ये मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव। ठीक, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव किसकी वजह से? माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें नंबर बढ़ेगा, ज्यादा होगा, डिवीजन कर रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि डीएनए का, यहां पर लिख देते हैं, डीएनए और आरएनए का जो कंटेंट है, मटेरियल है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है इन कोशिकाओं में। मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं सबसे ज्यादा, इनकी जो सेल वॉल है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत संभाल के, यानी कि पूरे पौधे का सबसे कीमती हिस्सा कौन सा है? ये वाला, डिवीजन का, क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाएगा तो पौधा लंबाई में ग्रो कर ही नहीं, नई कोशिका नहीं बनेगी, बहुत कीमती है। और जाइलम फ्लोएम भी बहुत कीमती है ना। आकार अगर देख लेते हैं तो सर्कुलर, ओवल, पॉलीगन, पॉलीगन मतलब जो आप ये ऐसे करके रेक्टेंगुलर है, जो भुजाओं पर, किसी भी भुजा पर एक आकृति जो है वो पॉलीगन हो जाएगी। आइसोडायमेट्रिक यानी कि समान आकार की, ये रेखाएं ऐसी होती हैं। ठीक, अब क्या है दूसरा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बताओ प्रेजेंट होंगे कि नहीं? नहीं, एब्सेंट। अंतराकोशिकीय स्थान, अब अंतराकोशिकीय स्थान क्या होता है एक बार बता दीजिए। जैसे ये आपकी कोशिका है, ये बनाई, ये कोशिका हो गई, इसमें ये जो जगह दिख रही है ये कोशिका के मध्य, इसी को बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थान। कोशिकाओं के मध्य जो स्थान है या इंटरसेल्युलर स्पेसेस, वो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बिल्कुल नहीं होता, एब्सेंट, ना कम ना ज्यादा, एब्सेंट। वैक्यूल वैसे तो एब्सेंट होती है, अगर वैक्यूल पाई भी जाएगी तो बहुत कम मात्रा में, छोटी छोटी, ठीक है, स्मॉल और एब्सेंट, ना के बराबर। दूसरा, इसकी जो भित्ति होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, लचीली होगी, किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। सेल वॉल सेलुलोज की बनी है ना, ठीक है। अब इसमें चूंकि डीएनए और आरएनए कंटेंट की अधिकता होती है, तो ये काम क्या करेंगे बताओ? डीएनए का काम क्या है? डीएनए की सिंथेसिस करना। आरएनए का काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो जिसमें डीएनए और आरएनए कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कि उन कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी। तो इन कोशिकाओं में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है बाकी अन्य कोशिकाओं से। ठीक है, हो गया ये आपका मेरिस्टेमेटिक। और इसमें एक चीज कि जब हमारे एम्ब्रायो की संरचना होती है, जो भ्रूण होता है, जब भ्रूण क्या होता है स्टार्टिंग फेज में होता है, तो भ्रूण की सारी, पौधे के भ्रूण की सारी कोशिकाएं आपकी विभाजन कर रही होती हैं, यानी कि वो सारी कोशिकाएं आपकी मेरिस्टेमेटिक ऊतक होती हैं। फिर धीरे धीरे कोई भी एक कोशिका होती है, उसका स्टार्टिंग फेज होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। और जब वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है, यानी कि परिपक्वन अवस्था की तरफ, तो उसमें
आपके मेरिस्टेमेटिक ऊतक यानी कि जो विभाजन करने वाले ऊतक या कह सकते हैं डिवीजन करने वाले ऊतक थोड़ी सी जगह में सिमट जाते हैं, है ना। जो आपका ये जो सिरा हो गया यहां पर सिमट के रह जाते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब एम्ब्रायो की पहली पूर्व अवस्था होती है, स्टार्टिंग फेज, तो सारी कोशिकाएं डिवीजन कर रही होंगी। जब वो आपकी मैच्योरिटी पर हो जाती है तो आपकी डिवीजन करने की क्षमता वाली कोशिकाएं बहुत थोड़ी सी रह जाती है। ठीक है, अब ये पढ़ा रहे थे हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके आधार पर, ओरिजिन के आधार पर कि कहां कहां पर ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाएंगे, तो आपकी 3 तरीके की हो जाती है प्रोमेरिस्टम, पहला। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टम, तीसरा आपका हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम। अब इसका मतलब ओरिजिन, उत्पत्ति पर, उत्पत्ति कहां से होती है? पौधे की भ्रूण से, एम्ब्रायो से। जब एम्ब्रायो डिवीजन करना स्टार्ट करता है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजन होता है, सबसे पहले जो कोशिका बनती है पौधे में वो होती है प्रोमेरिस्टम। इसका मतलब प्रोमेरिस्टम की उत्पत्ति किससे हुई? एम्ब्रायो से या भ्रूण से प्रोमेरिस्टम बना। ठीक है, और सबसे पहले आने वाला आपका क्या हो गया? मेरिस्टम। ये क्या काम करता है? इसकी उत्पत्ति होती है एम्ब्रायो से, और ये बनाता किसको है? जब इन कोशिकाओं में डिवीजन होता है, लगातार विभाजन होता रहता है, तो ये कोशिकाएं निर्माण करती हैं प्राइमरी मेरिस्टम का। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ये वाली, इनका निर्माण होता है एम्ब्रायो से। इन कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तो ये कोशिकाएं बनाएंगी प्राइमरी मेरिस्टम को। प्राइमरी मेरिस्टम का देखिए, प्राइमरी मेरिस्टम विभाजन करने के बाद किसका निर्माण करती हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती हैं, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर से दोबारा विभाजन की कैपेबिलिटी ले लेता है, कि मतलब फिर से हमको विभाजन करना है। पौधे में लगातार विभाजन की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि मनुष्य में क्या है, मनुष्य छोड़ दीजिए, किसी भी जंतु में एक जो ग्रोथ होती है वो एक समय के बाद बंद हो जाती है, लेकिन पेड़ों में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ कैसी होती है? ताउम्र चलती रहती है। तो प्राइमरी मेरिस्टम आपका निर्माण करते हैं फिर से डिवीजन जब करने लग जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम का, और सेकेंडरी मेरिस्टम से हमारा बन जाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब ये बताओ, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का उदाहरण बताइए कोई भी, क्या होते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि ये आपके कॉर कैम्बियम से बनते हैं, है ना। सेकेंडरी मेरिस्टम का उदाहरण बताओ बच्चा। कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। प्राइमरी मेरिस्टम का उदाहरण हो गया आपकी जो शूट एपेक्स है, रूट एपेक्स है। और प्राइमरी मेरिस्टम का उदाहरण हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम किसमें पाया जाता है? जो आपकी घास होती है, ग्रासेस होती है, ये नोड है, इनके बीच की दूरी इंटरनोड, यहां पर आपकी प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक, अब बता दें, इसके बाद हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये नोट कर लिया सभी ने?
एक आप देखिए, जैसे इसमें है, कौन सा इसमें आगे आ रहा है, देखो ये क्लियर हो जाए तो बता देना मुझे। हो गया? ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है ना, बुक में इंटर की अगर आपने देखा हो तो देखिए, आपके मैम ने भी बताया होगा इधर जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी कि मूल गोप होता है, रूट कैप, ठीक है, रूट कैप का काम, अरे भाई अभी आएगा नहीं क्लियर, चलो आ जाए तो तब, हाँ आ गया कि इसका काम बता दो बच्चा, तेज बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पेनिट्रेट करता है, क्योंकि सबसे पहले यही मिट्टी में जाता है, मिट्टी में जरूरी नहीं कि पानी हो ना हो, हमने पानी, बड़े बड़े पेड़ों को पानी नहीं देते, घर में जो गमले में लगे रहते हैं उनको देते हैं, तो उनके लिए तो आसान, अरे ये नहीं आ जाएगा, उनके लिए तो आसान हो जाता है। यहीं पे मूल गोप, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर आपकी क्या है, मूल शीर्ष है, यानी कि एपिकल मेरिस्टम हो गया, किसका, जड़ का, ठीक, मूल शीर्ष। इधर देखो ये आपका क्या है, प्ररो, यानी कि तने का जो ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर जहां पर बड निकलती है, एपिकल बड, जो एपिकल बड के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये वाला मेरिस्टमेटिक क्षेत्र, यहां पर आपका डिवीजन हो रहा होता है, कौन सा, मेरिस्टमेटिक ऊतक इस जगह पे पाए जाते हैं, जो आपकी तने का शीर्ष होता है और जड़ के शीर्ष पर, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखेंगे, आपका ये बताया था एम्ब्रायो, सबसे पहले एम्ब्रायो का उसने क्या किया, सेल डिफरेंशिएशन। अब बता दीजिए सेल डिफरेंशिएशन का मतलब, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब, कोई भी, बताओ बच्चा, सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, कोई भी कोशिका डिवीजन हो रहा है, जैसे इसके एक कोशिका है, इसने डिवाइड कर दिया, इतने सभी भागों में डिवाइड कर दिया ना, अब इनका कार्य आपका बट गया कि तुमको डिवीजन का काम करना है, तुमको जाइलम का काम करना है, तुमको इसका काम करना है, तुमको एपिडर्मिस बनानी है, इनका आकार क्या, काम, फंक्शन जो है वो जब बट जाता है उसी को बोल देते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कि एम्ब्रायो की एक कोशिका सेल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत प्रोमेरिस्टम का निर्माण कर दिया। प्रोमेरिस्टम में क्या हुआ, फिर से सेल डिवीजन, कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बाद इसने किसका निर्माण किया, प्राइमरी मेरिस्टम का, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टम ने क्या किया, अब हम डिवीजन नहीं करेंगे, मतलब काम को बंद कर देते हैं। तो जब वो लूज पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि जब उसने जो डिवीजन की क्षमता, यानी कि विभाजन की क्षमता को जब बंद कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी मेरिस्टम कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नहीं बोलेंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है, वो हो गई प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। उसके बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या हो गए, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, वो नहीं डिवीजन कर रहा है, वो कह रहा है हम नहीं डिवीजन करेंगे। फिर उसको लगी कि हमारी कमी हो रही है, हमारी संख्या कम हो रही है, तो उसने क्या किया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने दोबारा डिवीजन स्टार्ट कर दिया, रीगेन पावर ऑफ डिवीजन, चला गया, है ना, डिवीजन को दोबारा स्टार्ट कर दिया कि नहीं हमको अपनी संख्या बढ़ानी है, बाकी सब बढ़ाए ले रहे हैं, तो डिवीजन फिर से हो गया, तो बन गया हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम। मेरिस्टम, जहां भी वर्ड मेरिस्टम लगा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा, डिवीजन कर ही रहा होगा। जो सबसे पहले डिवीजन प्राइमरी, प्राइमरी से हमेशा सेकेंडरी बनता है, कहां गया, अब देखिए सेकेंडरी मेरिस्टम
सेकेंडरी मेरिस्टम में उसमें क्या हुआ, फिर से उसने अपनी डिवीजन की जो कैपेबिलिटी थी, जो उसने डिवीजन स्टार्ट किया था, वो उसने फिर कहा अब हम नहीं डिवाइड करेंगे, बहुत मेहनत कर ली, तो अब वो क्या हो गया, फिर से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू लूज पावर ऑफ डिवीजन, उसने डिवीजन करना बंद किया, स्थायी हो गया कि हमको अपना काम सौंपा दो, चाहे हम जाइलम बने चाहे फ्लोयम बने, कौन सा जाइलम, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोयम, कैम्बियम होता है ये अधिकतर, या कैम्बियम कौन कौन सा होगा, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वाली कोशिकाएं, तो ये किसका निर्माण कर देंगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो हम बाद में बता देंगे, अब देखिए
एक पॉइंट आपका ये रह गया था मेरिस्टेमेटिक में कि इसमें जैसे कि आपके लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कलर, क्रोमोप्लास्ट का कलर कोई भी कलर, हरा पीला, उस हरे के अलावा, हरे के अलावा जितने भी हैं सारे क्रोमोप्लास्ट। तीसरा आपका हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं। इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट कहां पर? अधिकतर जड़ में रहता। तो जो आपकी मेरिस्टेमेटिक जो ऊतक होते हैं उसमें किसी किसी, सभी में नहीं, कायदे से बैठ जाओ, ऐसे नहीं, बस में यात्रा नहीं कर रहे, किसी किसी मेरिस्टेमेटिक ऊतक में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। ये नहीं कह सकते हाँ पाया ही जाता है। तो अगर आप एपिकल बड बिल्कुल खोल के देखेंगे तो अंदर में कैसी, कोई कलर नहीं होता है। जैसे जैसे उसके साइज आकृति बढ़ती जाती है तो वो ग्रीन कलर की होती चली जाती है। फ्लावर निकलना है तो कलर का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका आ गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि कहां पर आपकी अभी जो था कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब आपका हो जाएगा, पहले बन गया प्रो, बन गया प्राइमरी, बन गया सेकेंडरी, बन गया। अब हम ये देखेंगे कि इनकी पोजीशन कहां पर है, कहां कहां पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के हो गए, यहां भी वो मिट गया हमारा। कौन से तीन हो गए बताओ? एपिकल, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरा आपका लेटरल, देखिए एपिकल मेरिस्टम में, एपिकल मतलब जो ऊपर में हो, हमेशा शीर्ष पर, चाहे वो आपकी ये हो गया बीच का सॉइल की लेयर होगी, नीचे जड़ ऊपर तना तो ऊपर शूट का एपेक्स और रूट का एपेक्स, इन दोनों ही स्थानों पर आपकी एपिकल मेरिस्टम पाई जाएगी, पहली चीज। दूसरा, ये आपके मेरिस्टम ग्रोइंग रीजन बनाते हैं, यानी कि जो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, ये हमेशा डिवाइड करती रहती हैं कोशिकाएं, मेरिस्टम है तो सारी डिवाइड कर रही होंगी, ठीक है, डिवाइड कर रही होंगी। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, एपिक्स, जो आपकी एपिकल बड होती है और दूसरी होती है एक्सिलरी बड। जैसे आपका ये तना है, ये कहाँ गया पौधा हमारा, ये लो ये पौधा बन गया, ये सॉइल हो गई, ये जड़ हो गई, ये तना हो गई, ये बड हो गई, एक तो ये बड हो गई, नीचे वाली रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, जो आपकी ये बड है ऐसे करके, ये हो गई एपिकल बड, नीचे नहीं होती बड। नेक्स्ट आपकी ये हो गई जो साइड से पत्ती निकलती है, जो पहले, वो कौन सी हो गई? ऑक्सिलरी। ये दोनों ही बड आपकी कौन से मेरिस्टम निर्माण करते हैं? एपिकल मेरिस्टम। ना तो ये लेटरल करेगा, इन दोनों ही बर्ड्स का निर्माण आपकी मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम का निर्माण कौन करता है? एपिकल मेरिस्टम है, बना दें, इधर बना देते हैं, ठीक है। एक ये सॉइल का हो गई, पौधा हमारा ये छोटा है, थोड़ा लंबाई में बढ़ गया, जड़ लंबाई में बढ़ गई, ये पत्ती हो गई और बढ़ गया, ये बढ़ हमारी, ये भी बढ़ है और क्या, ऐसे करके बदला जाता है। जड़ भी लंबाई में बढ़ता है समय के साथ और तना भी समय के साथ बढ़ता जाता है। ऊपर की बर्ड एपिकल बर्ड, वाली हमारी ये
जैसे गन्ने का देंगे नोड होगा, बीच की दूरी जो लंबाई बढ़ाता है वो कौन सी इंटर कैलोरी मेरिस्टम विभाजन करने लगता है और वो एग्री बट बना देता है, हो जाएंगे सबकी देखिए बीच ये अलग बढ़ा चौड़ाई में वृद्धि करेंगे लेटरल साइड पर। और इसमें बताओ जैसे आपकी ये आपका पूरी तरीके से प्राइमरी मेरिस्टम होगा, दोनों चीजों को वो बना है ना, प्राइम इंटर कैलोरी मेरिस्टम पूरे तरीके से प्राइमरी मेरिस्टम होगा, जो वहां पर समझाया था उसको यहां पर कोरिलेट करिए। प्राइमरी मेरिस्टम से जो पहले की स्टेज थी वो पूरी की पूरी एपिकल मेरिस्टम थी, जब उसका प्राइमरी मेरिस्टम हो गया इंटर कैलोरी मेरिस्टम, और लेटरल मेरिस्टम में आपकी सेकेंडरी मेरिस्टम जो चीजें होंगी वो सारी की सारी लेटरल मेरिस्टम यानी कि चौड़ाई में। जैसे आप ध्यान करिए जो आपका बना था सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टम, क्या बनाया था, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम, ये सारा हमारा सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है कि नहीं। वो सारी चीजें क्या करती हैं, लेटरल मेरिस्टम में आती हैं, क्योंकि वो पौधे की चौड़ाई में वृद्धि कर रही होंगी। तना लगातार हमारा वृद्धि करता है मोटाई में और जड़ भी करती है। अब ये अलग हो जाता है, एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री तने, दोनों में जड़ और तने की अलग अलग वो डिफरेंट हो जाती है। हम देखेंगे आपका एक ये हो गया पोजीशन था, थर्ड आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। अब पोजीशन क्लियर हो गई और ये कौन प्रोमेरिस्टम आया, प्रोमेरिस्टम का निर्माण किससे होता है बताइए, एम्ब्रायो से, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर जब हमने देखा तो ये कितने प्रकार के, तीन, कौन कौन से, प्लीरोम, और हो गया प्रोटो या डर्मेटोजन, प्रोटोडर्म, इसी का दूसरा नाम है डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, ठीक। ये हो गया इनका कार्य। सबसे जो बाहर की परत बनाएगा यानी कि जो मैंने बोला था एपिडर्मिस सिस्टम, जो बाहर की परत बनाने का कारण होगा वो प्रोटोडर्म या उसका दूसरा नाम है डर्मेटोजन। उसके अंदर का जो भरण ऊतक बनाएंगे पेरिब्लेम। नेक्स्ट जो सबसे अंदर का था जाइलम फ्लोएम, ये सारा प्लीरोम उसका निर्माण करेगा, यानी कि वेस्कुलर ऊतक का प्लीरोम बनाएगा, ये बनाएगा ग्राउंड टिश्यू का, और ये वाला बनाएगा आपके सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, स्टोमेटा था, ये सारा कौन निर्माण करेगा हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये तीन हो जाते हैं। अब एक जो आपको बताना है वो है क्विसेंट सेंटर या प्रशांत केंद्र।
सेंटर, या बताइए इसके बारे में, बोलो इसके बारे में कौन बच्चा बताएगा। एक आपकी जो पल्लवी मैम ने पढ़ाया था, उन्होंने ये बताया था कि जब आपकी रूट हमेशा डिवाइड करती है मेरिस्टम, उसके जस्ट ऊपर एक पोर्शन होता है जहां पर डिवीजन बहुत कम हो रहा होता है ना, वो हो जाता है आपका क्वेश्चन सेंटर या प्रशांत क्षेत्र। किस जगह, जैसे ये आपकी रूट थी, ये क्या हो गया, रूट कैप हो गया, ये कैप, यहां पर कहीं पर हमारी कौन सी कोशिकाएं थी, मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्य ऊतक कोशिका। इन दोनों के मध्य बहुत कम एरिया में जो कोशिकाएं हैं या जो सेंटर होता है वो आपका कौन सा हो जाता है, क्विसेंट सेंटर या प्रशांत क्षेत्र। इसका मतलब हो जाएगा, क्विसेंट का मतलब हो जाता है इनएक्टिव, वो कोशिकाएं जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती हैं, बहुत धीरे धीरे। ये तो ऐसा नहीं होगा कि डिवीजन नहीं कर रही होंगी, डिवीजन तो कर रही होंगी लेकिन बहुत धीरे धीरे। क्यों कर रही होंगी धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सेंटर में जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये कोशिकाएं हो गई, अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं होता है जैसे हमने जो बनाया उसमें दिख रहा है, तो ये डायग्राम हमारा क्या हो गया, गलत। आपको ऐसे बनाना है कि बिल्कुल सटी हुई है आपस में। जब इसका डायग्राम आप देखेंगे किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का या क्वेश्चन सेंटर का, तो हमेशा ये टेढ़ा मेढ़ा सा बना रहता है, ऐसे बिल्कुल चिपकी रहती हैं सारी कोशिकाएं, है ना, कोई स्थान नहीं होता है, सर्कुलर नहीं होंगी, आपस में चिपकी रहेंगी, बिल्कुल सटी हुई रहती हैं। इनके अंदर जो डीएनए और आरएनए का जो कंटेंट होता है, कि डीएनए की मात्रा और आरएनए की मात्रा आपकी मेरिस्टेमेटिक जोन से कम होगी कि ज्यादा, कम होगी, क्योंकि ये डिवाइड कम कर रही हैं। अब बताइए, इनका डीएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस मेरिस्टेमेटिक ऊतकों से ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, नहीं होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, नहीं है, ठीक है, मेटाबॉलिकली ये बहुत कम एक्टिव हो गया। एक और चीज, कहां पर होती है उपस्थित, रूट कैप और रूट एपेक्स के या शूट कैप, और शूट कैप तो नहीं होता है, शूट एपेक्स में जो डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक ऊतकों का, यानी कि जहां पर लगातार विभाजन हो रहा होता है, उसके जस्ट बीच में, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेंटर। मेरिस्टेमेटिक ऊतक आपके कंप्लीट हो गए। अब जो आपको पढ़ना है वो है परमानेंट टिश्यू। बताइए परमानेंट टिश्यू के बारे में कौन बच्चा बताएगा। तेज बोलो बेटा, तेज बोलो। ग्रुप ऑफ सेल, हाँ सेम फंक्शन, ठीक है। कोई भी कोशिकाओं का समूह, क्या बोल रहे हो, गोगू, सेम फंक्शन करते हैं ना। ग्रुप ऑफ सेल, क्या ग्रोथ बोल रहे थे ना, ग्रोथ ऑफ सेल, हाँ हाँ वो ठीक ही है। जैसे परमानेंट अगर हमने देखा, परमानेंट टिश्यू जैसे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ये क्या कर रहा था, लगातार डिवीजन कर रहा था। अब डिवीजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा हमारा। देखिए इससे पहले वहां पे दो जगह नाम आया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले जो कार्य करना रोक देते हैं, डिवीजन रोक देंगे, वो कहलाएंगे प्राइमरी, और दोबारा में जब डिवीजन रुक गया तो सेकेंडरी वाला। ये क्या है, एक से ज्यादा आपकी, जो आप इन्होंने जो बोला बेटे ने कि जो कोशिकाएं हैं जब वो डिवीजन आपका रोक देती हैं,
विभाजन रोक देती हैं और अपना कार्य डिसाइड कर लेती हैं कि अब हमको ये करना है, अब हमको ये करना है। हर कोशिका, जैसे एक ग्रुपिंग हो जाए, बच्चों की 100 बच्चे हैं, उनमें हम कार्य का बंटवारा करते हैं, आप ये काम करोगे। स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो बता देते ना, आप इसकी ड्यूटी आपकी, इसकी आपकी, इसकी, ऐसे ड्यूटी बांट देते हैं। ऐसे ही ये परमानेंट टिश्यू में जब मेरिस्टेमेटिक ऊतक में डिवीजन होता है तो परमानेंट टिश्यू में डिवाइड हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, कि तुमको आपकी पेरेन्काइमा कोशिका बनना है, तुमको कॉलिनकाइमा बनना है, तुमको स्क्लेरेन्काइमा बनना है, जाइलम बनना है, फ्लोएम बनना है, ये सारी चीजें। तो परमानेंट में आप कितने बताए थे हमने? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो हो जाएंगे, यहां पर सिंपल लिख देते हैं, सिंपल जो हो जाएंगी वो क्या करेंगी, एक समान कोशिकाएं, बिल्कुल 4-5 कोशिकाओं से मिलकर ये ऊतक नहीं बनेंगे, एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर ये ऊतक बन जाते हैं। इनमें कौन सी हो जाएंगी, और ये डिवीजन की इनकी क्षमता खत्म हो जाती है, डिफरेंशिएशन इसमें शुरू हो जाता है। एक चीज रह गई हमारी, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। बताओ कौन बच्चा बताएगा श्रम विभाजन? ये पॉइंट रह गया था, अभी याद आया, बोलिए। डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन, यानी कि जैसे ह्यूमन में है कि हम लोगों ने अभी आपको बोला कि स्कूल में कोई कार्य चल रहा है तो क्या आप ये कर लो, ये कर लो, सबका बंटवारा हो जाता है। इसी प्रकार से कोशिकाओं में जब हमारी मेरिस्टेमेटिक ऊतक वहां पर निर्माण हुआ है, यहाँ पर, फिर जब वो ऊपर ग्रो करती चली जाती हैं तो उनमें बंटवारा हो जाता है कि आप पेरेन्काइमा बनाओगे, आप कॉलिनकाइमा बनाओगे, आप जाइलम बनाओगे, फ्लोएम बनाओगे, आप पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे, या पत्तियों के द्वारा भी बनाए हुए भोजन को फ्लोएम के द्वारा दूसरे अन्य भागों में, सबका काम निश्चित है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। कार्य के आधार पर जब विभाजन हो जाता है कोशिकाओं का, ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला क्या है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या कहते हैं, मृदूतक। इसके बारे में बताइए, कौन बच्चा बताएगा, बोलिए। कोई नहीं बोलेगा? इनका आकार किसी भी तरीके का हो सकता है, गोलाकार यानी कि सर्कुलर। लंबा तब लंबा नहीं होता है, वो जब एलएस देखते हैं तो वो लंबी दिखती हैं। गोलाकार है, सर्कुलर हो गया, ओवल, पॉलीगन, है ना, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मीन्स उनका जो व्यास है वो लगभग मिलता जुलता है। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, और मेरिस्टेमेटिक में एब्सेंट थी, किसी में भी नहीं थी, क्वेश्चन सेंटर में एब्सेंट थी, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतरा कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, परमानेंट जो ऊतक होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, पौधे का वो हिस्सा बनाते हैं जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है ना। तो इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत मजबूत नहीं होगी, तो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। अब आ जाते हैं, ये पौधों को जैसे बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ये सारे परमानेंट टिश्यू धीरे धीरे पौधों को कुछ ना कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे होंगे, यानी कि यांत्रिक, इसे क्या कहते हैं, मजबूती, ठीक है। कैसे मजबूती, अब ये तो इतना सॉफ्ट है बेचारा, इसकी तो सेल वॉल भी नहीं मजबूत है, तो ये कैसे दे रहा होगा, जैसे कि कोशिका जब टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है, बिल्कुल उसमें पानी पूरी तरीके से भर जाता है, बिल्कुल, है ना। तो उस तरीके से कोशिका की टर्जिडिटी बढ़ाकर, स्फीतिता बढ़ाकर ये पौधे को क्या करता है, मजबूती देता है, ठीक है। इसके कार्य पर आ जाते हैं, संरचना हो गई। हाँ, एक चीज और, इनका जब न्यूक्लियस है, केंद्रक है,
केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वैक्यूल पाए जाते हैं इसमें। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? लिविंग, डेड नहीं होती हैं। परमानेंट टिश्यू आपके सिंपल हटा दीजिए। जब परमानेंट टिश्यू की बात आ जाती है तो इसमें आप ऑप्शन जैसे टिक लगाना है, तो बोलेंगे लिविंग और डेड बोथ। अब बोलेंगे सेल वॉल थिन या थिक, बोथ, है ना, क्योंकि यहां पर थिन है, बाद में थिक होती चली जा रही है, बोथ हो गया। अब कार्य देखते हैं, पेरेन्काइमा का कार्य बता दो कोई बच्चा। फोटोसिंथेसिस परमानेंट काम नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे जब फोटोसिंथेसिस का तब बोलेंगे जब इनकी पेरेन्काइमा की कुछ कोशिकाओं में हरित लवक आ जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाती हैं। उन कोशिकाओं को क्लोरीन काइमा बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन काइमा। पेरेन्काइमा की वो कोशिकाएं जिनमें हरित लवक आ जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने लग जाती हैं, और उनको उनका नाम क्या बोल दिया जाता है? क्लोरीन काइमा। पेरेन्काइमा की कुछ कोशिकाएं, पौधे का बहुत हिस्सा जब ये पौधा ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त पौधे की कोशिकाओं का सबसे ज्यादा हिस्सा आपका पेरेन्काइमा कोशिकाएं बना रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोशिकाएं आपकी क्या भोजन भी हैं, पत्ती में भी हैं, तने में भी, ग्राउंड टिश्यू भी बना रही, सारा अधिकतर यही कोशिकाएं बना रही होती हैं, क्योंकि पौधा बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज मुख्य इनका कार्य है, भोजन का संरक्षण करना। जो मुख्य काम होता है पेरेन्काइमा का, भोजन का संरक्षण करना। दूसरा इनका काम हो जाता है, ये पानी को स्टोर भी कर सकती हैं। ठीक है, वाटर स्टोरेज। जैसे अगर आप देखते हैं ओपुंशिया या नागफनी के पौधे में, नागफनी का लक्षण बताओ, बोलिए। अगर हम बोलते हैं नागफनी के या ओपुंशिया के आप 4 मुख्य कैरेक्टर बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? मेन बोलिए। फोटोसिंथेसिस को कम करते हैं, ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। किसको? बाष्पोत्सर्जन को। बाष्पोत्सर्जन को क्यों कम कर देते हैं? वाटर का लॉस ना हो, क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। इनको आप पानी दीजिए चाहे बिल्कुल मत दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे? ये ग्रो करेंगे। और इसका लक्षण बता दीजिए। सनकिन स्टोमेटा। सनकिन स्टोमेटा का मतलब जैसे ये आपकी जो नॉर्मल हो जाएंगे, ये होगा, है ना, थोड़ा सा डायग्राम। और सनकिन क्या हो गए? यहां नीचे की तरफ आपके ये अंदर की तरफ धस गए। यहां पर अगर प्रकाश की किरण देखें तो सीधे सीधे पड़ रही हैं, और यहां पर कैसी पड़ रही हैं? अंदर की तरफ पड़ रही। ठीक है, ये हो गया। और बताओ, पत्ती जो इसके जो पोपिंशिया के जो पौधे हैं, यानी कि आपका कौन सा नागफनी, यही जो पोपिंशिया है, इसकी जो आपका हरा पोर्शन है, पत्ती है कि तना है? स्टेम है। जो आपको मासल दिखता है ना इसे पत्ती के आकार का, वो आपका क्या है? स्टेम है। और पत्ती क्या होती है? पत्ती जो है कांटों का रूप ले लेती है। जैसे अगर ये ऐसे होता है, ये जो आपका हिस्सा है ये आपका तना है। तने में पेरेन्काइमा ने क्या किया? इसमें हरित लवक आ गया और इसने अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर दिया फोटोसिंथेसिस में। ये आपके कांटे हो गए, यानी कि ये क्या? पत्तियां आपकी कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, एक मिनट बंद करिए। बंद करिए। अब देखिए, आप लोग डायग्राम अभी बता रहे हैं, आपको समझ में दिख रहा है? तो इसमें क्या है? बीच में अंतराकोशिकीय स्थान दिख रहे हैं,
इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेलुलोज की पतली परत होती है, ये साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, न्यूक्लियस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये सारा हो गया ना आपका। नेक्स्ट इसके बाद अब ये देखो, ये दूसरा, ये क्या है, टीएस, जो आपका इससे पहले हमने दिखाया था उसको ग्रीन कलर का कर दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट जो ये है एलएस, जो कह रही थी कि लंबी होती है, लंबी नहीं होती है। अगर उनको हम ऐसे काट के अगर देखेंगे तो हमको ये संरचना दिखेगी। इसमें क्या है, बीच में देखिए वैक्यूल है, जबकि मेरिस्टेमेटिक ऊतकों में वैक्यूल नहीं था। ये हरित लवक पाए जाते हैं, जिसमें भी जिन पेरेन्काइमा कोशिकाओं में हरित लवक होते पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है, क्लोरेन्काइमा। इसमें देखिए और क्या है, केंद्रक है, आया नहीं, जब आ जाएगा तो देख लेना, उसमें केंद्रक भी है, ठीक है। अब ये कोशिकाओं में और देखते हैं कि कौन कौन सी एरेनकाइमा कोशिकाएं, एरेनकाइमा में कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं होंगी बताओ। अभी हम इसमें ये देखा था, ये आपस में क्या थी, सटी हुई थी। अब ये कोशिकाओं को हमने कहा जाओ हट जाओ, दूर दूर हो जाओ, क्या हो गई, ऐसे देखिए आपको दिखा देंगे, वो चल नहीं रही है। इस तरीके से ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, ये जो सटी हुई थी ये दूर हो गई, स्पेसेस बढ़ गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें कम है, इसमें ज्यादा हो गया, बढ़ गया। अब ये काम क्या करेंगी, किसी में आपकी क्या हो गई, गैसेस के लिए आने जाने की जगह ज्यादा हो गई। तो जो एरेनकाइमा कोशिकाएं होती है इसमें गैस का आना और जाना, यानी कि गैसियस एक्सचेंज, ये सबसे ज्यादा कर रही होंगी। दूसरी चीज, चूंकि गैस हवा इसमें आपकी कोशिकाएं दूर दूर हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। तो पानी में जो पौधे जो पानी में तैरते हैं उनमें जो कोशिकाएं हो जाती हैं वो आपकी यही कोशिकाएं पाई जाती है ना, जो ऊपर में तैरते रहते हैं, पत्ती है, जड़, तना, कुछ भी चीज, एरेनकाइमा कोशिकाएं। और आपकी इन कोशिकाओं के बाद हो गया, इसके इतने ही मेन पॉइंट हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट सेकेंड आपका परमानेंट टिश्यू है, बताइए। नहीं सर, ये पूरा करवा देते हैं, टाइम हो गया क्या सर, ये पूरा करवा देते हैं, फिर कल रिपीट करना पड़े, हो गया कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आपका हो गया, कौन सा था, कॉलेनकाइमा। और थर्ड आपका कौन सा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा। अब अंतर देख लेते हैं, कॉलेनकाइमा में क्या है, इसमें क्या था, अंतरक कोशिकीय स्थान पाए जा रहे थे। हाँ, जो आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस था, यहां पर क्या हो जाती है, सेलुलोज और पेक्टिन की लेयर जो हो जाएगी वो उसको बंद कर देगी। इसमें क्या था, सेलुलोज की थिकनिंग थी, पतली, थिन, और ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। इंट्रासेलुलर स्पेसेस गायब हो जाएंगे, और किससे मिलकर बना है, सेलुलोज और पेक्टिन से, ठीक है। कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में अंतर देख लीजिए। स्क्लेरेनकाइमा में पूरी ऐसे नहीं होता, सर्कुलर नहीं बनाएंगे आप। स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे बनता है, ठीक है। यूं आपने यूं कर लिया, इसके चारों ओर सबसे ज्यादा मोटी थिकनिंग होगी, और ये जो थिकनिंग होगी ये किसमें होगी, जैसे अगर हम सेल वॉल देखते हैं तो सेल वॉल आपकी कोशिका भित्ति 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, किसी भी कोशिका की। कौन कौन से 3 हो जाती हैं, मिडिल लैमेला, दूसरा आप बताओ प्राइमरी बॉल, तीसरा आपका सेकेंडरी
अगर देखो ये जो आपकी कोशिका दिख रही है, ये जो सबसे जुड़ रही है आपस में, ये आपकी मिडिल लैमेला होती है ना। ये देख लेते हैं, ये आपकी मिडिल लैमेला है। इसके बाद जो थिकनिंग होती है, ये जो दिख रही है इन दोनों के बाद, ये आपकी प्राइमरी वॉल होती है। ये देखिए, ये पतली होती है प्राइमरी वॉल। इसके बाद जो इसकी कोशिका के अंदर की जो दीवार होती है, ये आपकी कौन सी हो गई, सेकेंडरी। ये वाली इतनी मोटाई, ये सेकेंडरी, ये वाली प्राइमरी, और सबसे ये वाली हो गई मिडिल, है ना। जो आप जब स्क्लेरेंकाइमा में देखते हैं, तो ये जो सेकेंडरी वॉल में ही डिकम्पोजिशन हो जाता है, किसका, लिग्निन का, जिसकी वजह से ये इतनी मजबूत हमको दिखती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं पौधों को, ये भी देता है और ये भी देता है। ये सबसे ज्यादा देगा, ये कम देगा। पाया किस में जाता है, ये बात कर लेते हैं। स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है आपकी एंडोकार्प ऑफ कोकोनट, जो नारियल फोड़ते हैं ऊपर का बहुत टाइट वाला हिस्सा है, वो सारा आपकी स्क्लेरेंकाइमा है। अखरोट का जो ऊपर का टाइट वाला पोर्शन बहुत हार्ड, वो स्क्लेरेंकाइमा है। जो आपके बीज होते हैं, सीड में कोटिंग जो होती है, जो बहुत टाइट बीज होते हैं, वो सारा आपका स्क्लेरेंकाइमा है। किसी किसी फल में, जैसे नाशपाती का फल आप खाते हैं, पियर का, आवाज आती है, वो पूरा स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। ठीक। कॉलिनकाइमा, ये भी क्या है, जड़ तना में पाए जाते हैं। ये पौधे को मजबूती देते हैं। जैसे सीधे पौधा खड़ा हुआ है, गिर जाता है, फिर आ जाता है हवा से, जैसे आंधी आई तो गिर गया, फिर सीधा खड़ा हो गया। ये किसकी वजह से, कॉलिनकाइमा। ये किस में पाया जाता है, जैसे कि हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट की, डाइकोट स्टेम की पेरीसाइकिल में, लिख लीजिए आप लोग, बंडल सीथ में पाए जाते हैं। ठीक, हो गया आपका डायग्राम वाला, रह गया था, हो गया होगा, कर दिया ना मैं।